नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी साथ सोनिया चौहान। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे दिन की 4 बड़ी खबरों की। पहली खबर पंचकुला से है, जहां मुख्यमंत्री नायब सैनी की मौजूदगी में कई नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन की। और दूसरी खबर पंचकुला से, जहां अभय सिंह चौटाला ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पौत्र डॉक्टर भीमराव यशवंत अंबेडकर से मुलाकात की। और साथ ही तीसरी खबर रेवाड़ी से, जहां राव इंद्रजीत सिंह ने पहली जनसभा को संबोधित किया। और चौथी खबर फरीदाबाद से है, जहां जिला निर्वाचन अधिकारी विक्रम सिंह के अधिसूचना जारी करने के साथ ही आम चुनाव के लिए नामांकन का कार्य भी शुरू किया गया। आप 4 तस्वीरों से समझ सकते हैं दिन की 4 बड़ी खबरें हैं। पहली तस्वीर में पंचकुला से है, जहां पर सीएम नायब सैनी की अध्यक्षता में कई नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन की है। और दूसरी खबर पंचकुला से है, जहां बाबा साहेब के पौत्र से मिले अभय सिंह चौटाला। और वहीं तीसरी खबर रेवाड़ी से है, जहां पर राव इंद्रजीत सिंह की पहली जनसभा। और चौथी खबर फरीदाबाद से, जहां लोकसभा के लिए अधिसूचना जारी की गई है। चलिए बढ़ते हैं पहली खबर की ओर। हरियाणा के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कई नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा है। और इस मौके पर सीएम सैनी ने कहा कि अन्य दलों से बड़े नेता, पार्टी के विभिन्न कार्यकर्ता भारी संख्या में बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। और जेजेपी में उच्च पदों पर रहे अशोक शेरवाल का एक बड़ा राजनीतिक अनुभव रहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री लोग देखना चाहते हैं। और प्रधानमंत्री ने महिलाओं को सशक्त और मजबूत करने का काम किया, हर वर्ग के लिए काम किया। आज लगातार इस सिलसिले में जो ज्वाइनिंग का कार्यक्रम चल रहा है, अन्य दलों से बड़े बड़े नेता, पार्टी के विभिन्न प्रमुख कार्यकर्ता और कांग्रेस के जो छोटा कार्यकर्ता भी है, चाहे वो बूथ का कार्यकर्ता है, ऐसे भारी संख्या के अंदर कांग्रेस और अन्य दलों के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज अशोक शेरवाल जी, कुसुम शेरवाल जी और हमारे हरपाल कंबोज जी, सरदार हरपाल सिंह कंबोज जी, आज उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। और वो जजपा में उच्च पदों के ऊपर रहे हैं। अशोक शेरवाल जी का एक लंबा राजनीतिक जीवन रहा है। उन्होंने बैसपा के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में काम किया है, उन्होंने चुनाव भी लड़े हैं और वो अब राष्ट्रीय सचिव जजपा के पद के ऊपर काम कर रहे थे। कुसुम शेरवाल जी भी कई विभिन्न पदों के ऊपर जजपा में काम कर रही थी। और हरपाल कंबोज जी जो जजपा के जनरल सेक्रेटरी रहे हैं, पूर्व में जिलाध्यक्ष रहे हैं और उन्होंने भी चुनाव लड़े हैं। ऐसे प्रमुख कार्यकर्ता आज भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। मैं सबका स्वागत किया है। नरेंद्र मोदी जी को सब लोग आज प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार देखना चाहते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की जो सोच है, जो उनकी नीति है, वो देश को, गरीब की चिंता करने वाली, देश को आगे बढ़ाने वाली सोच है। और उसी सोच को लोग उसके अंदर शामिल होकर के नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। आज देश के 140 करोड़ लोग नरेंद्र मोदी जी से प्रेम करते हैं। जो उन्होंने गरीब के हित में नीतियां चलाई हैं, जो उन्होंने किसान के हित में नीतियां चलाई हैं, जो उन्होंने युवाओं को एक विश्वास उनका जो बढ़ाया है, उनके लिए नीतियां चलाई हैं, महिलाओं को सशक्त करने की जो विभिन्न योजनाएं चला करके महिलाओं को सशक्त और मजबूत करने का काम किया है। आज हर वर्ग, चाहे महिला है,
चाहे किसान है, चाहे युवा है और चाहे गरीब है, ऐसे सब लोग नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। और लोगों ने ये प्रण भी कर लिया है कि ऐसे व्यक्तित्व के नेतृत्व में ही हम सुरक्षित और आगे बढ़ सकते हैं। तो नरेंद्र मोदी जी को बड़े मैंडेट के साथ तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम देश के लोग कर रहे हैं। आज उसी कड़ी के अंदर अशोक सेरवाल जी और कुसुम सेरवाल जी, सरदार हरपाल सिंह जी काम्बोज, आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता को ग्रहण किया है। मैं सभी का स्वागत करता हूं। बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला पंचकूला में पूर्व मंत्री कृपाराम पुनिया के आवास पर पहुंचे, जहां अभय चौटाला ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पौत्र डॉक्टर भीमराव यशवंत अंबेडकर से मुलाकात की। और इस दौरान कृपाराम पुनिया और उनके बेटे आदित्य पुनिया भी साथ में मौजूद नजर आए। और मुलाकात के बाद यशवंत राय ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मैं पंजाब के होशियारपुर से रिजर्व सीट से चुनाव लड़ रहा हूं और मैंने अभय सिंह चौटाला जी से मुलाकात की और लोकसभा के चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई। मैं अभय सिंह चौटाला को अपनी तरफ से शुभेच्छा व्यक्त करता हूं। इस गठबंधन की आप बात कर रहे हैं, इंडिया का गठबंधन नहीं, भाजपा और कांग्रेस का गठबंधन। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भाजपा से गठबंधन है। सीधे तौर पे करनाल की जो सीट है जिसके ऊपर मनोहर लाल खट्टर चुनाव लड़ रहे हैं, उनके सामने जो उम्मीदवार उतारा है उससे सीधा सीधा एक संदेश दिया है कि भाई कांग्रेस तो अपनी जमानत भी नहीं बचा पाएगी और सीधे तौर पे वो भाजपा को मदद करना चाहते हैं। ये हर पत्रकार को पता है, हरियाणा के नागरिक को पता है, एक एक आदमी इस बात से वाकिफ है। और आप लोग तो बहुत ज्यादा वाकिफ हो, क्योंकि आपको तो एक एक एक्टिविटी जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की रही है उसके बारे में जानकारी है। चाहे वो राज्यसभा का चुनाव था, चाहे उसके अपने बेटे का चुनाव था राज्यसभा का, और चाहे उसके बाद माकन का जो चुनाव हुआ था वो बड़ा इश्यू था। बढ़ते हैं तीसरी खबर की ओर। गुरुग्राम लोकसभा से प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह ने अपना नामांकन भर दिया और इसके बाद उन्होंने रेवाड़ी के गांव बूढ़पुर में जनसभा को संबोधित करने वो पहुंचे, जहां उनका जनसभा में उमड़े लोगों ने जोरदार स्वागत किया। और इस दौरान राव इंद्रजीत सिंह ने कांग्रेस प्रत्याशियों के चयन में हो रही देरी पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि राजनीति में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन इस बार कांग्रेस संकट में है, वरना अभी तक प्रत्याशी तय हो जाते। यहाँ पर इस प्रकार का सहयोग, समर्थन और जोश। आप तो यहाँ मौजूद थे, आपने देखा है किस तरह से मंच तक मेरे को मालाओं से, फूलों से नवाजा गया है। और यहाँ पहुँचने के बाद यहाँ पर हज़ारों की तादाद के अंदर न केवल बूढ़पुर के बल्कि आसपास के गांव की सारों की सरदारी आई हुई है और सबने आश्वस्त करा है कि इस इलेक्शन के अंदर हम आपको पूरे तौर के ऊपर सहयोग और समर्थन करेंगे। आपका इलेक्शन हम संवारेंगे और जिता करके हम आपको 25 तारीख को भेजेंगे। 400 का नारा कितना खराब है? देखो, 400 का नारा हमारी पार्टी की तरफ से है, लेकिन जनता के हाथ के अंदर ये फैसला है कि वो 400 करेगी और कितना करेगी। हम तो ये उम्मीद करते हैं कि जिस सीट के ऊपर मैं लड़ रहा हूँ, जिस तरह का सहयोग मैं जनता की तरफ से देख रहा हूँ, हम तो पहले की निस्बत ज्यादा बहुमत से जीत करके जाएंगे। थैंक यू। अभी तो कांग्रेस को प्रत्याशी भी नहीं होता है, क्या कहेंगे भविष्य कांग्रेस का? देखो, भविष्य तो राजनीतिक तौर पे किसी का ओझल नहीं होता, उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन थोड़े संकट में है कांग्रेस इस वक्त। और मैं समझता हूं कि प्रत्याशी चयन करने के अंदर इनको थोड़ी सी दिक्कत ही आ रही होगी, नहीं तब तक कर देने चाहिए। अब उस सैनी प्रॉपर्टी और मंगलसूत्र पर भी निगाह कांग्रेस नहीं, ऐसा है, कांग्रेस की निगाह इस तरह से आप भी गलत तरह से कांग्रेस के मेरे से बयान करवाना चाहते हो।
कांग्रेस का मैनिफेस्टो पढ़ो, उसके अंदर क्या लिखा हुआ गूगल। नहीं, ये आज की पहली नहीं दूसरी जनसभा है। इससे पहले सहणवास और लादूवास गांव की जनसभा थी। उस जनसभा में भी अगर आप देखोगे तो बड़ा जोश और उत्साह था। और मेरा ये मानना है कि राव साहब जहां कहीं भी जा रहे हैं, चाहे कल नामांकन दाखिल किया, चाहे आज यहाँ बूढ़पुर गांव में आए हैं, जहां कहीं भी जा रहे हैं, बहुत भारी लोगों में उत्साह है। और वो उत्साह इसलिए है कि इन्होंने पूरा जीवन अपनी ईमानदारी से काम किया, ईमानदारी से इस इलाके की सेवा की है। इस सेवा का कर्ज जो है वो जनता की बार इनको 90% वोट देकर यहाँ से कम 8-10 लाख वोटों से जिताकर इनका कर्ज पूरा करें। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए चैन सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। चैन सिंह, राव इंद्रजीत की पहली जनसभा और इस जनसभा में कौन कौन शामिल रहे, क्या कुछ ज्यादा जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है और ऐसे में लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर सभी पार्टियां जुट चुकी है और ऐसे में लोकसभा के चुनाव को लेकर के प्रचार जो लगातार जारी है। और ऐसे में भाजपा के जो गुरुग्राम लोकसभा प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह की अगर बात करें तो उन्होंने कल गुरुग्राम में अपना नामांकन दर्ज कराया। उसके बाद आज वो रेवाड़ी पहुंचे। रेवाड़ी में सबसे पहला उन्होंने आज जो कार्यक्रम अपना किया वो बूढ़पुर गांव में किया। बूढ़पुर गांव के अंदर उन्होंने भारी जनसभा को देखते हुए गदगद राव इंद्रजीत सिंह नजर आए और वो साफ तौर पर अपनी जीत को लेकर भी आश्वस्त नजर आए। जब ग्रामीणों के बीच में राव इंद्रजीत सिंह पहुंचे तो ग्रामीणों ने फूलों के साथ और फूलों की बौछार के साथ उनका स्वागत किया, मालाएं पहनाई, पगड़ी पहनाई। वहीं राव इंद्रजीत सिंह ने कांग्रेस पे भी निशाना साधते हुए कहा कि इस बार कांग्रेस डरी हुई है, इसलिए अभी तक गुरुग्राम में अपना प्रत्याशी तक नहीं उतार पाई। जी ठीक है चैन सिंह, लगातार बता दें कि गुरुग्राम में कांग्रेस कैंडिडेट का कुछ अपडेट कब तक कि कांग्रेस कब तक अपना कैंडिडेट उतार देगी? बता दें कि गुरुग्राम लोकसभा से प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह ने अपना नामांकन भर दिया है और इसके बाद उन्होंने रेवाड़ी के गांव बूढ़पुर में जनसभा को संबोधित करने वो पहुंचे और जहां उनका जनसभा में उमड़े लोगों ने जोरदार स्वागत किया। और इस दौरान राव इंद्रजीत सिंह ने कांग्रेस प्रत्याशियों के चयन में हो रही देरी पर भी कई सवाल खड़े करते हुए कहा कि राजनीति में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन इस बार कांग्रेस संकट में है, वरना अभी तक प्रत्याशी तय हो जाते। वहीं संपर्क टूट गया था, फिर से चैन सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। चैन सिंह, गुरुग्राम में कांग्रेस कैंडिडेट का कुछ अपडेट, कब तक कांग्रेस अपने कैंडिडेट गुरुग्राम सीट पर उतार देगी? जी बिल्कुल, देखिए अगर कांग्रेस उम्मीदवार की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से लगातार 2 उम्मीदवारों का नाम सामने आ रहा है। एक जब रेवाड़ी के कैप्टन अजय सिंह यादव जो कदावर नेता इस क्षेत्र से माने जाते हैं, 6 बार वो विधायक रहे। वहीं दूसरा नाम अभिनेता राज बब्बर का सामने आ रहा है कि वो भी उम्मीदवारी की दौड़ में इस टाइम चल रहे हैं। 2 नाम जो लगातार सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं कयास लगाए जा रहे हैं कि आज 5 बजे तक ये नाम फाइनल हो जाएंगे और गुरुग्राम पर कांग्रेस भी अपना उम्मीदवार उतार देंगी। लेकिन साफ तौर पर जिस तरीके से कांग्रेस की उम्मीदवारी में देरी चल रही है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को उम्मीदवार को भी इस बार चुनावी मैदान में भी कहीं ना कहीं सामना करना पड़ेगा, क्योंकि समय कम रहेगा और ऐसे में लोकसभा चुनाव का प्रचार करने में कांग्रेस को उम्मीदवार को कहीं ना कहीं परेशानी का सामना भी करना पड़ेगा। जी ठीक है चैन सिंह, तस्वीरों में देखने को मिल रहा है कि राव इंद्रजीत की पहली जनसभा ये हुई है और इसमें काफी संख्या में लोग यहाँ मौजूद नजर आए हैं। क्या लगता है कि राव इंद्रजीत सिंह को जनता का प्यार इस बार मिल पाएगा? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से नामांकन के बाद पहली जो जनसभा रेवाड़ी के बूढ़पुर गांव में की, प्रशांत सन्नी यादव के नेतृत्व में ये जनसभा की गई थी। इस जनसभा के दौरान जहां ग्रामीणों ने फूलों की वर्षा कर करके राव साहब का स्वागत किया तो वहीं पर पगड़ी पहना करके, माला पहना करके बुजुर्गों ने उनका स्वागत किया और आश्वस्त किया कि राव साहब को पिछली बार से ज्यादा मत देकर के जिताने का काम करेंगे। तो राव साहब भी कहीं न कहीं इतनी भीड़ को देख करके गदगद नजर आ रहे थे, क्योंकि जिस तरीके से पहली वो जनसभा थी उसके अंदर इतना भारी जनसैलाब देखने के बाद राव साहब भी अब अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं। जी ठीक है चैन सिंह, लगातार जनसभा के दौरान कांग्रेस पर राव इंद्रजीत सिंह ने तंज कसा और कहा कि राजनीति में उतार चढ़ाव आते हैं और कांग्रेस संकट में है, तभी अभी तक अपने प्रत्याशी तय नहीं कर पाए। इस पर कांग्रेस की तरफ से कोई रिएक्शन?
जी बिल्कुल, देखिए जी, अगर बात करें राव इंद्रजीत सिंह की जनसभा के उपरांत जब उन्होंने मीडिया से बातचीत की तो उनसे जब सवाल किया गया कि आखिरकार गुरुग्राम लोकसभा से अभी तक कांग्रेस ने कोई प्रत्याशी नहीं उतारा है, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि ये उनका अंतरिम मामला है, लेकिन जिस तरीके से अभी तक गुरुग्राम लोकसभा पर कैंडिडेट नहीं कांग्रेस उतार पाई है, कहीं ना कहीं कांग्रेस डरी हुई नजर आ रही है। और ऐसे में अब अगर कैंडिडेट गुरुग्राम लोकसभा कांग्रेस की बात करें कि जहां आपने पूछा कि कांग्रेस की तरफ से कोई बातचीत हुई, क्योंकि जिस तरीके से दो नाम जो उम्मीदवारी में सामने आ रहे हैं, जो बार बार कांग्रेस से राज बब्बर अभिनेता हो या फिर कैप्टन अजीत सिंह यादव कद्दावर नेता हो, उन दोनों का नाम लगातार सामने आ रहा है। आज शाम 5 बजे तक कांग्रेस भी गुरुग्राम से लोकसभा प्रत्याशी उतारने का काम करने वाली है। जी ठीक है। राव इंद्रजीत सिंह ने कांग्रेस प्रत्याशियों के चयन में हो रही देरी पर भी कई सवाल खड़े किए हैं और तंज कसा है, और इस पर लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू है। क्या कुछ कहेंगे चैन सिंह? जी बिल्कुल, देखिए जिस राजनीति के अंदर आरोप प्रत्यारोप लगना तय है, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा चुनाव लोकसभा जो चुनाव चल रहा है। और ऐसे में जिस तरीके से अब सभी जो चुनावी पार्टियां है वो ग्राउंड में उतर गई है। भाजपा की बात करें तो राव इंद्रजीत सिंह गुरुग्राम में अपना प्रचार करते हुए नजर आए, तो वहीं जजपा ने भी अपना उम्मीदवार पहले ही उतार दिया था। राहुल फाजिलपुरी जजपा से उम्मीदवार है और वो अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं। ऐसे में अब सिर्फ अगर देरी है तो कांग्रेस को उम्मीदवार की, जो लगातार देरी के साथ चल रहा है, क्योंकि 2 कैंडिडेटों के ऊपर ये बना हुआ है। कांग्रेस ने 8 नामों पर पहले सूची जारी कर दी गई है, 8 नाम पहले फाइनल कर दिए गए हैं और 1 सीट जो आम आदमी पार्टी अलायंस के हिस्से में गई है। और गुरुग्राम लोकसभा सीट जिस पर अभी नाम फाइनल होना बाकी है, वही सीट को लेकर के अब कैप्टन अजीत सिंह यादव या अभिनेता राज बब्बर का नाम फाइनल हो रहे हैं। और ऐसे में उन दोनों की उम्मीदवारी जो तय की जा रही है, उनमें से कौन उम्मीदवार टिकट लेकर आता है और आखिरकार किसे कांग्रेस पार्टी गुरुग्राम लोकसभा से अपना प्रत्याशी बनाएगी, उसके बाद कांग्रेस भी चुनाव प्रचार में उतर जाएगी। कुछ ही समय बचा है चुनाव में, कुछ ही समय बचा है और इसको लेकर लगातार प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाई है। कुछ जगहों पर कांग्रेस कहां पेच फंस रहा है, क्या वजह है? बिल्कुल, देखिए अगर उम्मीदवारी की बात करें तो जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से राज बब्बर अभिनेता को एमपी अपना जो बनाने की तैयारी चल रही है, लोकसभा सीट से उन्हें टिकट देने की बात चल रही है, तो वहीं कैप्टन अजीत सिंह यादव जो कद्दावर नेता माने जाते हैं, 6 बार से रेवाड़ी के विधायक रहे हैं, उसके बाद अभी रास्ते में भी ओबीसी के चेयरमैन उन्हें बनाया गया, वो भी उम्मीदवारी ठोक रहे हैं। तो ऐसे में 2 नेताओं पर ये पेच फंसा हुआ है। ये पेच आज शाम 5 बजे तक क्लियर होने की कहीं ना संभावनाएं जताई जा रही है। ठीक है चैन सिंह, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 6 फेज के नामांकन की प्रक्रिया 19 अप्रैल से शुरू हो चुकी है। वहीं आपको बता दें 25 मई को 6 फेज के चुनाव होने हैं, जहां जिला निर्वाचन अधिकारी विक्रम सिंह के अधिसूचना जारी करने के साथ ही आम चुनाव के लिए नामांकन का कार्य भी शुरू किया। और जिला निर्वाचन अधिकारी विक्रम सिंह ने अधिसूचना जारी करते हुए कहा कि भारत निर्वाचन आयोग की हिदायत के अनुसार हरियाणा प्रदेश की 10 फरीदाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए सूचना जारी की जा रही है और इसके तहत प्रत्याशी निर्देशन पत्र रिटर्निंग अधिकारी सहायक रिटर्निंग अधिकारी को 29 अप्रैल से 6 मई तक अवकाश के दिन को छोड़कर कमरा नंबर 108 प्रथम तल उपायुक्त न्यायालय कक्ष लघु सचिवालय सेक्टर 12 फरीदाबाद में दिए जा सकते हैं। और बता दें कि विक्रम सिंह ने बताया कि नामांकन के पहले दिन किसी भी प्रत्याशी ने कोई नामांकन दाखिल नहीं किया। साथ ही उन्होंने बताया कि पहले दिन 3 प्रत्याशियों के नामांकन पत्र का प्रारूप प्राप्त किया है। छह फेज में नामांकन की प्रक्रिया 19 अप्रैल से शुरू हो चुकी है और वही बता दें 25 मई को 6 फेज के चुनाव होने हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी विक्रम सिंह ने अधिसूचना जारी करने के साथ ही आम चुनाव के लिए नामांकन का कार्य भी शुरू किया है। जिला निर्वाचन अधिकारी विक्रम सिंह ने अधिसूचना जारी करते हुए कहा कि भारत निर्वाचन आयोग की हिदायत के अनुसार हरियाणा प्रदेश की 10 फरीदाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए अधिसूचना जारी की जा रही है और इसके तहत प्रत्याशी निर्देशन पत्र रिटर्निंग अधिकारी सहायक रिटर्निंग अधिकारी को 29 अप्रैल से 6 मई तक अवकाश के दिन को छोड़कर कमरा नंबर 108 प्रथम तल उपायुक्त न्यायालय कक्ष लघु सचिवालय सेक्टर 12 फरीदाबाद में दिए जा सकते हैं। नामांकन की प्रक्रिया आज 29 अप्रैल से शुरू हो गई है फरीदाबाद में। तो इसमें कोई भी कैंडिडेट जो अपना नॉमिनेशन करने आ रहा है
वो 11 बजे से 3 बजे के बीच में कभी भी आ सकते हैं और ये प्रक्रिया 6 मई तक चलेगी। 6 मई को 3 बजे आखिरी एंट्री होगी, 3 बजे के बाद में कोई एंट्री किसी की नहीं होगी। कौन कौन उम्मीदवार के साथ में लोग आ सकते हैं, कितने की एंट्री होगी अंदर? टोटल 5 लोग आ सकते हैं इंक्लूडिंग कैंडिडेट, तो 5 लोग से ज्यादा की एंट्री अलाउड नहीं है। और साथ ही 100 मीटर की हमने बैरिकेड भी बनाई है, बैरिकेडिंग कर रखा है, तो उसके अंदर सिर्फ 3 व्हीकल प्रति कैंडिडेट वो लेके आ सकते हैं और जो नॉमिनेशन हॉल है या जो कोर्ट रूम है उसके अंदर सिर्फ 5 लोग आ सकते हैं। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए फरीदाबाद से हमारे संवाददाता मोनू पांचाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोनू पांचाल, लोकसभा चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है, नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है और एक भी नामांकन पहले दिन नहीं भरा गया, इस पर क्या कुछ कहेंगे? सोनिया, देखिए, जिस तरीके से जो है नामांकन जो है 29 तारीख से जो है वो नामांकन जो है वो प्रत्याशी कर सकते हैं, लेकिन अभी तक बात की जाए तो अभी तक जो है कोई भी प्रत्याशी नामांकन करने के लिए नहीं पहुंचा है। और बात की जाए तो तमाम तैयारियां जो है यहाँ पर जो है वो कर दी गई हैं। वहीं बात की जाए तो सेक्टर 12 में जो है 108 नंबर कमरे में जो है वो यहाँ पर नामांकन किए जाएंगे। यहाँ पर जो है फरीदाबाद डीसी है विक्रम सिंह यादव, वो जो है वो नामांकन जो है वो लेंगे। और उसके साथ साथ मैं बता दूं कि सब जो तैयारियां हैं वो पूरी तरीके से यहाँ पर कर दी गई है। इसके साथ साथ जो फरीदाबाद के विक्रम सिंह यादव है, उन्होंने सीधे कहा है कि जो नामांकन प्रत्याशी जो नामांकन करने के लिए आएंगे उनके साथ जो है वो 5 जो लोग हैं वो अलाउ रहेंगे। उसके ज्यादा जो है कोई ज्यादा अंदर जो है उस कमरे में नहीं आ सकता। उसके साथ साथ मैं बता दूं कि सोनिया, इसके साथ ही जो है 100 मीटर की दूरी पर जो है वो कहीं ना कहीं जो है बैरिकेड कर दी गई है, ताकि लोग जो है काफी भीड़ भाड़ यहाँ जो है नहीं हो सके, किसी तरीके की कोई जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी तरीके से यहाँ पर जो है बनी रही। तो इसको लेकर के नामांकन यहाँ पर लगातार नामांकन की जो प्रक्रिया है वो पूरी तरीके से यहाँ पर कर दी गई है। लेकिन अब की बात की जाए तो सोनिया, अभी तक जो है कोई भी कैंडिडेट यानी कि प्रत्याशी अभी नामांकन करने के लिए नहीं पहुंचा। लेकिन बात की जाए तो सोनिया, इसके साथ साथ जो है लगातार देखा जाए तो अभी तक जो है वो कहीं ना कहीं 3 प्रत्याशी जो है वो अपने जो नामांकन जो फार्म है वो यहाँ से लेकर के गए हैं। और जिस तरीके से देखा जाए तो लगभग जो अभी सूचना मिल रही है, यानी कि 1 तारीख से जो है वो कहीं ना कहीं नामांकन जो कैंडिडेट है वो भरना शुरू कर देंगे। जी सोनिया। ठीक है मोनू पांचाल, क्या कारण रहा कि लोकसभा के लिए अधिसूचना जारी हो गई है, नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है, क्या वजह है कि पहले दिन ही नामांकन दाखिल नहीं किया गया, नहीं हुआ? देखिए, कहीं ना कहीं जिस तरीके से देख तो सभी कैंडिडेट जो है वो अपने अपने डॉक्यूमेंट्सों को तैयार करने में लगे हुए हैं। जिस तरीके से देखा जाए तो तमाम तैयारियों को लेकर के बात की जाए, चाहे वो जिस तरीके से डॉक्यूमेंट जो है वो कैंडिडेटों से मांगे जाते हैं, तो उनको लेकर के पूरी तैयारियां जो है वो कैंडिडेट अपने कागजों में लगे हुए हैं। लेकिन बात की जाए तो अभी तक देखा जाए तो सोनिया 7 तारीख यानी कि 6 तारीख जो है वो लास्ट है। और इसमें जो टाइम रखा गया है सोनिया, इसको मैं बता दूं कि 11 बजे से और 3 तारीख तक जो 3 बजे तक जो है वो नामांकन यहाँ पर कर सकते हैं। और उसके साथ साथ मैं बता दूं जिस दिन जो है अवकाश रहेगा उस दिन जो है वो नामांकन यहाँ पर नहीं लिया जाएगा। तो तमाम चीजों को लेकर के यानी कि देखा जाए तो पूरी तरीके से यहाँ पर व्यवस्थाएं जो है वो दुरुस्त कर दी गई है। लेकिन जिस तरीके से 2 दिन अभी तक किसी कैंडिडेट ने भी अभी तक अपना नामांकन नहीं किया है, तो कहीं ना कहीं अभी तक यही लगता है कि जो प्रत्याशी है वो अपने जो कागजों की जो फाइल है वो कहीं ना कहीं तैयारियां जो है वो उसमें लगे हुए हैं। जी सोनिया। ठीक है मोनू, फरीदाबाद में सभी पार्टियों के प्रत्याशी कब तक नामांकन दाखिल कर सकेंगे, इस पर क्या जानकारी? सोनिया, देखिए, अभी तक जो सूचना आई है वो लगभग यही पता लग रहा है कि जिस तरीके से 1 तारीख से जो है वो जेजेपी जो है वो खुद दुष्यंत चौटाला जो है वो फरीदाबाद पहुंचेंगे और अपने जेजेपी का जो प्रत्याशी है उनका जो है वो नामांकन जो है वो भरवा के जाएंगे। तो जिस तरीके से देखा जा रहा है सोनिया, अभी जो है 1 तारीख से जो है सभी कैंडिडेट जो है वो लगातार नामांकन भरना शुरू कर देंगे। वहीं बात की जाए तो कांग्रेस के कैंडिडेट की बात की जाए सोनिया, तो कांग्रेस के जो कैंडिडेट है महेंद्र प्रताप, वो लगभग जो सूचना हमारे पास मिल रही है वो 4 तारीख को जो है वो अपना नामांकन यहाँ पर जो है वो भरेंगे। तो इस तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से लोग जो है अपना अपना समय चुन करके और तारीख चुन करके जो है वो कैंडिडेट यहाँ पर पहुंचेंगे। लेकिन अभी तक की बात की जाए तो सोनिया, अभी तक कोई भी नामांकन भरने के लिए यहाँ पर नहीं पहुंचा है। जी सोनिया। ठीक है मोनू पांचाल, पहले दिन ही कोई नामांकन के लिए नहीं पहुंचा और लोकसभा के लिए अधिसूचना भी जारी हो गई है। और वही नामांकन वापस की आखिरी तारीख कब तक है और कब तक नामांकन वापस ले सकते हैं?
देखिए सोनिया, जिस तरीके से देखा गया है कि जो है 6 तारीख तक जो है वो नामांकन यहाँ पर भर सकते हैं और उसके बाद की जाए तो लगभग जो है 8 तारीख तक जो है 9 तारीख तक जो है वो नामांकन जो है वो वापस ले सकते हैं। तो इस तरीके की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर रखी गई है। लेकिन बात की जाए तो सोनिया, जहाँ तक जिस तरीके से लगातार लाव लश्कर के साथ जो है कैंडिडेट अपना नामांकन भरने के लिए पहुंचता है, तो उसको देखते हुए पूरी तरीके से यहाँ पर बैरिकेड यहाँ पर कर दिए गए हैं, नाके यहाँ पर लगा दिए गए हैं और साथ ही साथ जिस तरीके से देखा जाए तो सोनिया जो प्रत्याशी है उसके साथ सिर्फ 4 व्यक्ति जो है वो अलाउ है। यानी कि बात की जाए तो टोटल जो है वो 5 लोग जो है उस कमरे के अंदर जा सकते हैं और जो है वो अपना नामांकन भर करके वो जो है फरीदाबाद के विक्रम सिंह यादव है डीसी, उनको जो है वो देंगे। तो जिस तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो कमियां रहेंगी वो कमियां भी जो है उनको बताई जाएंगी। जिस तरीके से फॉर्म भरने में जो कमी रह जाती है वो प्रत्याशियों को भी बताई जाएगी। तो तमाम चीजों को देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो फरीदाबाद का जो विभाग है वो पूरी तरीके से लोकसभा के प्रत्याशियों को नामांकन भरने को लेकर के पूरी तरीके से यहाँ पर मुस्तैद होता हुआ नजर आ रहा है। जी सोनिया। ठीक है मोनू पांचाल, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। वहीं फिलहाल बड़ी खबर में बस उतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बनी रहिए हमारे साथ। नमस्कार।